तो जीएस जोन में मैं अनिल बिस्वानी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। ये सीरीज जो मैं शुरू करने जा रहा हूं ये लूसेंट पर आधारित है और लूसेंट के सभी फैक्ट्स को मैंने इसमें शामिल किया है विद पिक्चर्स। और मैं चाहता हूं कि लूसेंट आप पूरी कंप्लीट पढ़ें और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या किसी भी ऐसे एग्जाम में जहां पर जीएस पूछी जाती है, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, वहां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन हर एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास एंड द चैप्टर इज भारत का प्राचीन इतिहास, यानी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसके पॉइंट्स को हम देखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। भारत का प्राचीन इतिहास कहां से शुरू होता है, ये ले लेते हैं लोग। उत्तर दिशा में फैली उच्च उच्च पर्वत श्रृंखलाएं। उत्तर का मतलब क्या है? उत्तर का मतलब है ये, हम लोग उत्तर में रह रहे हैं। ये पूरा सब, ये सारा पर्वतमालाएं हैं पूरी, यहां वर्मा तक, यहां से, ठीक है ना, यहां से। और दक्षिण में विस्तृत समुद्री तट रेखा, ये दक्षिण की विस्तृत समुद्री तट रेखा देखो, ये इसीलिए एक प्रायद्वीप कहा जाता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। जिस भूभाग को घेरती है वह क्षेत्र प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम भारतवर्ष, पहला पॉइंट बन गया कि प्राचीन ग्रंथों में इसको किस नाम से जाना गया है? भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। इसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप जैसे नाम भी इसी भूमि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भारत के नाम जम्बूद्वीप और आर्यावर्त भी हैं। ये दोनों नाम भी आपको मिलेंगे प्राचीन ग्रंथों में। प्राचीन ग्रंथ ही हमारी उस भारत के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत में से एक है। ऋग्वैदिक समुदाय जो ऋग्वैदिक काल में था और उनके पूर्वजों का प्रारंभिक निवास यही माना जाता है कि ऋग्वैद के जो समुदाय थे उनके पूर्वज थे वो भारत यानी आर्यावर्त यानी जम्मू द्वीप में ही निवास करता था। समय के साथ साथ प्राचीन जातियों, धर्मों और संस्कृतियों ने यहां अपने विकास का आधार बनाया। बहुत सारे जाति के लोग, धर्मों के लोग, बहुत सारी संस्कृतियों के, मिक्स्ड संस्कृतियों के लोग भारत में हमेशा से रहते आए हैं। तो ये पूरा भारत का नक्शा है और आप इसे पूरी तरह से देख सकते हैं। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रमाण, किसी भी देश का इतिहास अगर जानना है तो उस देश के जो प्रमुख ऐतिहासिक प्रमाण हैं उनको हम दो श्रेणी में रख सकते हैं। एक, उस देश में समय समय पर लिखा गया साहित्यिक स्रोत, और जो वैदिक साहित्य है वे। तो साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य भी आएंगे। इसके अलावा दूसरा जो स्रोत है वह स्रोत हमारे क्या है? पुरातात्विक, यानी जो खोदने के बाद मिले हैं। तो इन दोनों में जो पहला है जिसे हम साहित्यिक स्रोत के नाम से जानते हैं उसमें क्या क्या है? इनमें वे रचनाएं आती हैं जिनमें तत्कालीन समाज, जीवन शैली, युद्ध, धार्मिक विचार, राजनीतिक व्यवस्था आदि का विवरण हमको मिलता है कि उस समय के लोग कैसा जीवन जीते थे, किस तरह से युद्ध के लिए सुसज्ज होते थे, धार्मिक विचार उनके क्या थे और धर्म के बारे में उनका विचार क्या था, राजनीतिक व्यवस्था उनकी क्या थी। यह सब तत्कालिक कंटेम्पररी लिटरेचर में मिलता है, साहित्य में मिलता है, और वेद उन साहित्यों का सबसे प्रमुख प्रमाण है जो वैदिक साहित्य के रूप में हमारे समाज में आज भी मौजूद है, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों ग्रंथ आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का मूल आधार माने जाते हैं। जो हमारे प्राचीन लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, आर्य थे, उन आर्यों के, हमारे पूर्वजों को आर्य कहा जाता है, आर्यावर्त में रहने वाले आर्य लोग। तो उनके बारे में सारी जानकारी, सारी चीजें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में निहित है और उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। आगे महाकाव्यों की बात करें तो हमारे जो प्राचीनतम महान काव्य हैं जिसमें रामायण और महाभारत आती है, ये दोनों हमारी तत्कालीन समाज के आईना है, दर्पण है। इनमें भी हम अपने इतिहास को देख सकते हैं। प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की झलक रामायण और महाभारत के द्वारा हमको मिलती है। पुराण, सृष्टि की उत्पत्ति, कैसे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी पर कैसे जीव की उत्पत्ति हुई, यह पुराणों में। प्राचीन राजवंश कौन कौन थे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए हमारे इतिहास के, वो पुरोधा। भूगोल और वंशावली,
उनकी वंशावलियां क्या थी, उन राजाओं की जो यहाँ शासन करते थे, पहले रहते थे लोग, और भूगोल, ये पृथ्वी जो गोल है, ये हमारे ही साहित्य ने बहुत पहले बता दिया था, हजारों वर्ष पहले हमारे साहित्य ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। कुछ लोग आज भी इसको चपटी मानते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर धर्म और साहित्य हैं जो आज भी उसको चपटी लिखते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल ऐसे चपटी है। अब हम बात करेंगे बौद्ध जन्म, बौद्ध और जैन ग्रंथ। ये भी प्राचीन धर्म है हमारे देश के। जैसे कि मैंने बताया, विभिन्न धर्म और जाति के लोग हमारे देश में निवास करते हैं। उनमें बौद्ध और जैन भी हैं जो सनातन धर्म की ही उत्पत्ति हैं और उसी से निकले हैं। इनके ग्रंथ जो हैं, जिनमें त्रिपिटक है, इनको हम इत्मीनान से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम वे स्रोत देख रहे हैं जिससे हमको ऐतिहासिक जानकारी भारत के बारे में मिल सकती है, जिनमें बौद्ध जैन ग्रंथों में त्रिपिटक है, जैन आगम है। ये ग्रंथ उस समय के समाज धर्म की वास्तविक स्थिति को बताते हैं, चरितार्थ रूप से चरितार्थ करते हैं। अर्थशास्त्रीय ग्रंथ जो हमारे हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र पूरी तरह से, मनुस्मृति जो महाराज मनु ने लिखी थी, उनके पात्र और समाज व्यवस्था के अनेक पहलुओं का उल्लेख करते हैं, जो हमारे अर्थशास्त्रीय ग्रंथ हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अर्थशास्त्र और मनुस्मृति को कहा जा सकता है। उनके पात्रों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से हमारी चलती थी, यह सब उसमें दिया गया है। अब हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें। इनमें वे भौतिक वस्तुएं शामिल हैं जो धरातल पर खुदाई या निर्माण अवशेषों के रूपों में मिलती हैं, जिनमें शिला स्तंभ, बड़े बड़े शिला स्तंभ जिन पर लिखवाया जाता था आदेश वगैरह, नियम कानून। पहले कोई संविधान तो था नहीं, तो राजा को जो भी नियम कानून शासन करना होता था उसको वो लिखवा देता था शिला स्तंभों में। सिक्के उस समय के जिस पर राजा की मोहर होती थी। ईंट के ढांचे, किस प्रकार की ईंटें बनी होती थी। मृद भांड जो बर्तन होते थे। मूर्तियां, मृदभांड का मतलब है बर्तन, जिनमें वो खाना बनाते थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, पीतल के बर्तनों में खाना बनता था, लोहे के बर्तनों में खाना बनता था, एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनता था, और वो बर्तन किस तरह के थे, ये सब चीजें हमको जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मिलती हैं। मूर्तियां भी उस समय की किस तरह की थी, लेख जो उस समय लिखे गए, और उत्कीर्ण शिलालेख। अभी कहने बताया हमने, ये शिलालेख, शिला पट्टिका लगा दी और इसमें उत्कीर्ण कर दिया गया, लिखवा दिया गया, और वो सारे नियम कानून सबको मानने हैं, है ना। इस तरह से लिखवाया गया। कागज का आविष्कार तो हुआ नहीं था उस समय। ये सभी प्रमाण इतिहास की सबसे विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि ये उसी काल के वस्तुगत प्रमाण होते हैं। ये चूंकि उसी काल में लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं और यूज या प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये पूरी जानकारी बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से हमको देते हैं। तो ये तो किसी भी देश के बारे में अगर हम जानकारी रखना चाहते हैं, चाहे भारत हो चाहे कोई और, तो पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य जो हमारे होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि इसके देश का इतिहास और उसके रहने वाले लोग किस समाज के होंगे और किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते होंगे। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, बहुत प्राचीनतम काल, लिपि के आगमन से पूर्व का युग। यानी लिपि का मतलब है लिखना। लिपि, जैसे ये लिपि है तो ये जैसे हिंदी की लिपि है, हिंदी हम लिखते हैं ना बेटा, अंग्रेजी हम लिखते हैं, तो अंग्रेजी की लिपि क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, और हिंदी की आ आ ए ई उ ऊ। तो ये जो लिपि है ये भाषा की होती है। तो भाषा के उद्गम से पूर्व है प्रागैतिहासिक काल, जब लोग इशारों की भाषा में बात करते थे या चीख कर बात करते थे, चिल्लाते थे, जैसे कुत्ते भौंकते, हो सकता है ऐसे हम लोग बंदरों की तरह खीखी करते हो, भाषा का आविष्कार ही नहीं हुआ, हम उस युग की बात कर रहे हैं। मानव इतिहास का यह वह हिस्सा है जिसमें लिखित भाषा का विकास नहीं हुआ था। जैसे कि अभी मैंने बताया, प्रागैतिहासिक काल उसी को कहते हैं जिसमें लिखित भाषा नहीं प्रयोग की जाती थी। यह काल मानव की जीवन शैली, उपकरणों और बस्तियों के आधार पर 3 मूल भागों में विभाजित किया गया है। पहला आद्य पाषाण काल, प्राचीनतम, प्रारंभिक, स्टोन एज यानी पत्थर का युग। आषाढ़, पाषाण, पाषाण माने होता है पत्थर, पत्थर के काल की बात हम लोग करने जा रहे हैं। मनुष्य के पत्थर असंबद्ध टुकड़ों से औजार बनाता था।
पत्थर के औजार बनाता था। पत्थर को काटकर एक तरफ से मोटा एक तरफ से नुकीला कर लेता था और फिर उसी से वो हथियार बनाता था, उसे भाले में लगाकर भाले की तरह प्रयोग करके, या काटने के लिए ऐसा पत्थर जिसकी धार नुकीली हो, काटने के लिए यूज किया करता था। तो ऐसे औजार वो पत्थरों से बनाता था, इसीलिए इसको आद्य पाषाण युग कहा जाता है, आद्य पाषाण काल कहा जाता है। जीवन बिल्कुल भटकते हुए व्यतीत होता था और भोजन की प्राप्ति शिकार पर निर्भर करती थी। जहां शिकार मिल गया और शिकार पर वो हावी हो गए तो शिकार को उन्होंने खाया, और शिकार उन पर हावी हो गया तो शिकार उनको खा गया। ऐसा ही जीवन चलता था। ना कोई पुलिस थी, न थाना था, न रिपोर्ट लिख सकते थे, न जानवरों को पकड़ने के लिए कोई ऐसी सुविधा या कोई व्यवस्था थी। तो मध्य पाषाण काल, अब बात करेंगे हम मध्य, ये हो गया पाषाण काल, वह जो पुरा पाषाण काल था। पुरा के बाद आ गया मध्य पाषाण काल, ये है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक का मतलब है मध्य, बीच का। पत्थर के छोटे धारदार और औजार सामान्य हो गए थे, अब उनको एक प्रकार मिल गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरतें मनुष्य की बढ़ती गई, उसी तरह वह अपनी चीजों में जो प्रयोग करता था उनमें वो इंप्रूवमेंट करता रहा, उनको वो बढ़ाता रहा। सामूहिक निवास करते थे, साथ में रहने लगे थे, परिवार बनाने लगे थे। शुरुआती घरेलू जीवों का उपयोग बढ़ गया था, और घरेलू जीव में गाय है, भैंस है ना, कुत्ता है, बकरी है, इनका पालन भी अब वो करने लगे थे। कब? मध्य पाषाण काल की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें पत्थर के छोटे धारदार औजार और हथियार हो गए थे, और सामूहिक निवास करना, परिवार की तरह वो रहने लगे थे। शादी की प्रथा थी कि नहीं, ये नहीं कोई उल्लेख मिलता है, लेकिन वो कम से कम साथ में रहने लगते थे। नव पाषाण काल, न्योलिथिक एज, ये नियो का मतलब होता है न्यू, और मीजो का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, बीच का। मीजो का मतलब बीच का होता है, तो नियो का मतलब है न्यू लिथिक एज। घर्षण युक्त चिकने औजार बनने लगे थे। अब जो है औजार और सुइटेबल हो गए थे, बढ़िया फरसा बनाने लगे थे, लकड़ी का बेंट लगा करके कुल्हाड़ी बनाने लगे थे। लेकिन अभी भी वो पाषाण के ही पत्थर यूज करते थे, पत्थर की ही वो औजार यूज करते थे। अब अस्थाई बस्तियां बनने लगी थी, एक परिवार इकट्ठा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। धीरे धीरे जब सैकड़ों साल बीतते गए तो वहां पर लोगों का जमावड़ा, और फिर बस्तियां बनने लगी, अस्थाई बस्तियां। लोग जाते बाहर शिकार करके और फिर वापस वहीं पर आ जाते। पहले क्या होता था, जहां शिकार मिला वहीं पर खा पी के लेट गए, फिर आगे बढ़ गए, फिर खा पी के लेट गए, मतलब भटकते भटकते जीवन बीतता था। फिर उन्होंने अस्थाई बस्तियां बनाना शुरू किया। कब? नवपाषाण काल में। कृषि और पशुपालन का विकास इसी में हुआ। जब वहां रहने लगे तब धीरे धीरे कृषि का भी विकास हुआ, बीजों को बोना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू किया, जुताई खुदाई, पशुपालन, बकरी पालन, भैंस पालन, इन सभी चीजों का भी शुरुआत उन्होंने पाषाण काल में ही कर ली थी। ये नवपाषाण काल था जो सबसे बाद में आया। इसके बाद प्रारंभिक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम क्या क्या थे, हम इन पर बात करेंगे। तो हमारे जो आर्य समाज का मूल ढांचा था वह कुल और जन पर आधारित था। दो अंग थे उसके हमारे समाज के, एक था कुल और दूसरा था जन। धार्मिक कृत्यों में जो धर्म को मानने वाले लोग थे वो अग्नि की, सोम माने शराब, वरुण की, पानी की, आदि देवताओं की प्रधानता थी। इस तरह के और दूसरे पवन की, हवा की, गाय की, इस तरह की चीजों के वो उनको देवता मानते थे, उनकी पूजा करते थे। शिक्षा का जो आरंभिक रूप था वह गुरुकुल व्यवस्था थी। जहां पर बस्ती होती थी वहीं पर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा शिक्षित होता था, वो एक कोने में अपना स्कूल टाइप में बना लेता था, और गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत वहां पर वो पढ़ाई देता था, शिक्षा देता था, और सारी बस्ती के लोग वहीं पर पढ़ने के लिए जाते थे। सामाजिक जीवन में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, और जहां तक स्त्रियों के स्थान की बात है तो उनका स्थान बहुत ही सम्मानजनक था। सामाजिक जीवन में उनको बहुत इज्जत मिलती थी। सिंधु सभ्यता का उद्भव और फिर विकास हुआ सिंधु सभ्यता का, जो सिंध नदी के किनारे है। रेडियो कार्बन पद्धति से प्राप्त प्रमाणों के अनुसार यह सभ्यता लगभग 2350 ईसा पूर्व, यानी ईसा मान लो 0 है तो उससे पीछे इधर आ गए, ये ईसा हो गया, और ईसा से आगे आ गए हम लोग 25,
25 वर्ष इधर हो गए, ये 2000 के बाद ये 2025 वर्ष, यहाँ 2000 ये हो गए और 25वां वर्ष ये चल रहा, तो 2025 तो ये हो गया। और इससे पूर्व 2350 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी ये लगभग 5000 के करीब, 4325-75 के करीब वर्ष के पहले की बात है। से 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई मानी जाती है। अच्छा, इतने से 1750 तक, अब अगर हम 2350 से 1750 घटा दें तो 13 में से 7 गया 6 और ये 600 वर्षों की यह समय था। 600 वर्षों का यह समय था जिसमें हमारी सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। कई सारी पीढ़ियां इसमें समाहित थी। और ये कैसे पता चला? ये रेडियो कार्बन पद्धति है जिसके द्वारा हम चट्टानों और प्रमाणों को टेस्ट करते हैं, जिससे उनकी वास्तविक एज का, उम्र का हमको पता चलता है। क्योंकि यह समय कांस्य युग का है और ये सिंधु सभ्यता का समय का अभी पाषाण युग था, ये कांसे का युग हो गया। इसी कारण इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युग कहा जाता है। सिंधु संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता के विकास का प्राचीन और महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है। यानी सिंधु संस्कृति ये साबित करती है कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है हमारा, ये सभ्यता का प्राचीनतम स्रोत है। यानी जो आज हमारे पास है वो सब वहीं से आया है जहां से शुरुआत हुई सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता का विस्तार और स्वरूप क्या था? यह संस्कृति कई स्थानों की निरंतर खोज के साथ विस्तृत होती चली गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और सिंध क्षेत्र में इसके अवशेष मिले हैं। यानी इतना बड़ा क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और सिंध के आसपास, काबुल, कंधार, ये पाकिस्तान का एरिया, ये सारा एरिया उसी में शामिल है। यानी यह बहुत ही विस्तृत एक सभ्यता थी। लोग यहाँ पर रहते थे, जिनमें नगर मिले हैं, मकान मिले हैं, किले मिले हैं, शिल्प और वस्तुएं जो पृथ्वी में दबी हुई मिली हैं, इस संस्कृति के उन्नत शहरी जीवन का प्रमाण देती हैं। और सिंधु सभ्यता हमको ये साबित करके बताती है कि उन्नत किस्म का शहरी प्रमाण पत्र था, उन्नत किस्म का शहरी जीवन ये लोग जीते थे। बहुत बेहतरीन नालियां बनी हुई थी, घरों के सामने पोर्च करने की जगह थी, जहां पर बैल और गाड़ियां ये सब खड़ी करने की जगह थी, और बहुत हिसाब से घरों के बाहर निकलता हुआ पानी नालियों में होकर शहर से बाहर जाता था। बहुत ही सुचारू रूप से गठित उन्नत शहरी जीवन का प्रमाण देती है। इस पूरी सभ्यता का प्रमुखता उसके संगठित नगर नियोजन में झलकती है, और यह पूरी व्यवस्था इस सभ्यता का केंद्र बिंदु है, जिससे हम इसकी खूबी को जान पाते हैं। सिंधु संस्कृति की सामान्य विशेषताओं की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति को विश्व की प्रारंभिक नगरीय सभ्यताओं में माना जाता है। इसे हम दूसरे नाम से हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति को, इस संस्कृति को विश्व की प्रारंभिक नगरीय सभ्यताओं में गिना जाता है। यानी जो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में, दूर दराज देशों में जो सभ्यताएं हैं, उनमें भी इसको स्थान दिया जाता है। पकी हुई ईंटों का घर, यानी ईंटें जो अभी पकी हुई आप देख रहे हैं, इनको पहले भी पका करके प्रयोग किया जाता था। उपयोग करके सुव्यवस्थित मकान बनाए गए थे। सड़कों को इस प्रकार बनाया गया था कि वे एक दूसरे को सीधी कोणीय दिशा में काटती थी। यानी सड़कें बिल्कुल यूं थी, ये नहीं कि ये ऐसे आ गई रोड, यहाँ चौराहा बन गया, कैसे भी आकर के, बिल्कुल एकदम सब बैलेंस्ड था। 90 अंश की दिशा में मुड़ती थी सड़कें। लगभग सभी घरों में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। नालियां ढकी हुई थी और मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। एक नाला होता था जो हर घर की छोटी छोटी नालियों को अपने में जोड़ लेता था। नगरों में मुख्यतः 2 भाग होते थे, ऊपरी दुर्ग क्षेत्र और सामान्य जनों का निम्न नगर। भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से संबंधित वस्तुएं स्थानीय शिल्प कला की प्रगति दर्शाती हैं। ये बात दर्शाती हैं कि वहां पर भोजन कैसे वो लोग करते थे, वस्त्र किस प्रकार के पहनते थे, आभूषणों का भी वो प्रयोग करते थे, और इससे ये बात पता चलती है कि उनको शिल्प कला का भी ज्ञान
था बहुत अच्छी तरीके से। अब ये वो सभ्यताएं हैं जो कुल सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो जहां कहीं भी मिली हैं उनका स्थान भारत का और उनको खोजने वाले, ये पूरी यहां पर मैं सारणी बना दिया हूं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। यह आधुनिक राज्य कहां स्थित है तो पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिला है पंजाब में, और वह पंजाब का हिस्सा जो अब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो दूसरी सभ्यता है वो आर.डी. बनर्जी ने खोजा इसको 1922 में, एक साल बाद। लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में ये भी मौजूद है। कालीबंगन ये बीबी लाल और ब्रिजमोहन ने खोजा इसको 1953 में, आजादी के 6 साल बाद। हनुमानगढ़ राजस्थान में इसके अंश मिले हैं और वहीं पर इसकी खोज की गई है। चहुदाड़ो ये एनजी मजूमदार ने खोजी है इसको और 1931 में इसकी खोज किया। यह सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। लोथल एस.आर. राव 1954 में इन्होंने खोज किया। एस.आर. राव ने अहमदाबाद के पास गुजरात नामक स्थान पर इसकी खोज हुई है। बनवाली आर.एस. बिष्ट 1973 से 74 के बीच में इसकी खोज हुई और ये बनवाली फतेहाबाद जिला हरियाणा में स्थित है। और राखीगढ़ी अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की 1997 में। हिसार जिला हरियाणा में इसकी खोज हुई और वहां पर यह स्थित है। धौलावीरा जगतपति जोशी ने इसको खोजा और 1967 में कच्छ जिला गुजरात में इसकी खोज की गई। तो ये खोजकर्ता, राज्य और क्या क्या यहां से मिला इसको मैं डिटेल में आगे पढ़ाने वाला हूं दूसरी क्लास में। ये छोटी सी क्लास ही रखूंगा मैं और आपको इस तरह की क्लासेस की सीरीज मिलती रहेगी। क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर एक कमेंट करके हमको बताइएगा और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक और शेयर से ही मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और ज्यादा वीडियोस और जानकारी भरी चीजें लाने की कोशिश करते रहूंगा। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। Thanks for watching, my dear. Thank you, thank you, thank you.